हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बिल्कुल, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने कॉस्ट अकाउंट के सबसे पहले न्यूमेरिकल टॉपिक यूनिट कॉस्टिंग की शुरुआत की है। इकाई लागत, ये वो पार्ट है जो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस है। मतलब इस पार्ट को तैयार कर लिया, समझो आधी कॉस्ट अकाउंटिंग समाप्त हो गई। तो आप इस पाठ को सबसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई में ऑफलाइन पढ़ाई या क्लासरूम पढ़ाई जो आपके लिए सबसे बेहतर होती थी, बिल्कुल वैसी पढ़ाई चाहते हैं, 1 बाय 1 पूरी पढ़ाई कि सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 मिलें विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत ही मिनिमम शुल्क का भुगतान करेंगे। बिल्कुल थोड़े शुल्क का भुगतान करके आप हमसे नियमित क्लास ले सकते हैं। आपको डाउट सेशन भी आपके लिए रखा जाएगा, क्लियर किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, सारे एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे जो पिछले वर्षों के पूछे गए हैं। तो आपकी पूरी पढ़ाई एग्ज़ाम मोड में होगी। तो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर पेड क्लास लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम यूनिट कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे थे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विवरण से जून 2016 माह के लिए लागत विवरण तैयार कीजिए। प्रत्यक्ष सामग्री रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाता है। हम क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर करते चलेंगे कौन मद किस जगह की है। प्रत्यक्ष मजदूरी प्राइम कॉस्ट में दिखाई जाती है। बिल्कुल, जहाँ ना स्पष्ट हो हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। सभी प्रत्यक्ष खर्चे प्राइम कॉस्ट में जाते हैं, मटेरियल, मजदूरी और प्रत्यक्ष खर्चे। ठीक, ये हम अपने पिछले वीडियोज़ में आपको स्पष्ट कर चुके हैं। कारखाना ईंधन, कारखाना लगा है ना, तो फैक्ट्री में। बिजली शक्ति, ध्यान देना बेटा, 2 चीज़ें होती हैं। बिजली एक जलाने के काम में आती है, एक चलाने के काम में आती है। मतलब जिससे बल्ब जलाई जाती है वो लाइट शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे यंत्र या मशीनें वगैरह चलाई जाती हैं वो पावर का इस्तेमाल कहते हैं, उसे पावर कहते हैं। तो पावर जनरली फैक्ट्री में ही इस्तेमाल होगा। लाइट फैक्ट्री और ऑफिस दोनों में हो सकता है। कुछ ना लिखा हो तो फैक्ट्री मानेंगे, अगर ऑफिस लिखा हो तो ऑफिस भी मानेंगे। तो बिजली शक्ति पावर फैक्ट्री में। मशीनों की मरम्मत फैक्ट्री में, क्योंकि मशीनों का काम फैक्ट्री में। खिंचाई, जब कोई पार्ट खराब हो जाए उस पार्ट को चेंज किया जाता है, उसे हॉलेज कहता है, खिंचाई। कारखाना बिजली व पानी, फैक्ट्री लाइटिंग एंड वाटर। तो फैक्ट्री लाइटिंग एंड वाटर किधर दिखाया जाएगा? फैक्ट्री में, साफ तौर पर लिखा है फैक्ट्री। कारखाना किराया, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री में। कारखाना प्रीमियम, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस भी फैक्ट्री में दिखाया जाएगा। ठीक है। मशीनरी पर ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पर ह्रास, तो मशीनरी पर ह्रास किधर दिखाएंगे? ध्यान दे के देखिएगा, मशीनरी कहाँ लगती है? फैक्ट्री में, तो मशीनरी पर ह्रास भी फैक्ट्री में। प्रशासनिक उपरिव्यय, ऑफिस के सारे काम, प्रशासनिक काम, कानूनी काम ऑफिस में, तो प्रशासनिक उपरिव्यय ऑफिस में। विक्रय उपरिव्यय सेलिंग का है। वेतन केवल लिखा हो तो ऑफिस में जाता है, यहाँ लिखा है कारखाना वेतन तो फैक्ट्री में जाएगा।
और उत्पादित इकाइयों की संख्या 1000 यूनिट उन्होंने बनाया हुआ है और कॉस्ट शीट बनाने को कहा है। तो चलिए हम आप एक तरफ से लगाते हुए चलते हैं। हमें सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में आप यह डिसाइड कर लिया करिएगा कि आपको बनाना क्या है। तो क्वेश्चन में कहा है कॉस्ट शीट, प्रति इकाई लागत हल करनी है। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट बनाने के लिए इधर आप लिखते हैं टोटल कॉस्ट और इधर आप लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट और यहाँ आउटपुट, तो कितना उत्पादन हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कितना उत्पादन हुआ है। उत्पादित इकाइयों की संख्या 1000 है। हमें बताना है एक वस्तु बनाने में कितनी लागत लगेगी। उत्पादित इकाइयों की संख्या 1000। अब एक तरफ से हम सारे खर्चे देखते हुए चले चलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कौन किस में जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन हल करने का तरीका सीखिएगा, ठीक है। आपको सारी मद क्लियर है, ये याद रखना है। सबसे पहले आपको मटेरियल दिखाना होता है, मजदूरी दिखानी होती है, ये जुड़ के प्राइम कॉस्ट में आता है। फैक्ट्री दिखाना होता है, ये जुड़ के वर्क कॉस्ट आती है। ऑफिस दिखाना होता है, ये जुड़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। बिल्कुल यहाँ तक आपको याद होगा। फिर इसमें सेलिंग दिखाना है, ये जुड़ के टोटल कॉस्ट आती है। फिर प्रॉफिट दिखाना है, जुड़ के सेलिंग प्राइस आती है। अब अगर इतनी चीज़ें आप दिखा चुके हैं, जानते हैं, तो बहुत ही बेहतर तरीका है। तो चलिए हम एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल वो भी कितने रुपए का दे रखा है, 62,500 का, 62,500 डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेज 1 लाख, डायरेक्ट वेजेज 1 लाख की। चलिए ये भी हो गया। डायरेक्ट वेजेस जुड़ जाएगा, इतना जोड़ दिया और कोई डायरेक्ट खर्च था नहीं, 1,62,500 प्राइम कॉस्ट आ गया। मतलब मटेरियल और मजदूरी जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री पर होने वाले खर्च। अब याद रखना बेटा, चूंकि आगे चल के आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो इसको निकालने का तरीका यह है कि फैक्ट्री ओवरहेड हम अंदर लिखते हैं, मतलब फैक्ट्री पे होने वाले खर्चे। जितने खर्चे होते जाएंगे यहाँ हम अंदर मेंशन करते जाएंगे, उनका ग्रैंड टोटल हम बाहर निकाल देंगे। कैसे, हम दिखाते हैं। तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल बता दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहीं से शुरुआत करनी है। भाई कह रहे हैं कि निम्नलिखित विवरण से जून 2016 माह के लिए लागत विवरण तैयार कीजिए। तो कॉस्ट अकाउंट का बेस ही यही है, सबसे पहले एक सामान बनाना है। तो सामान बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मटेरियल। मटेरियल के बाद आपको क्या चाहिए, मजदूरी। दोनों मिल गए, जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री, अब फैक्ट्री पे जितने खर्चे होते हैं वो हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। एक तरफ से देखिए, फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री फ्यूल कारखाना ईंधन, फैक्ट्री फ्यूल दिया हुआ है 12,500। फैक्ट्री फ्यूल के बाद इलेक्ट्रिक पावर, ये भी फैक्ट्री में आएगा। देखिए हमने अंदर लिखना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर 3,750। इलेक्ट्रिक पावर के बाद रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी कितने का, 2,500 का। क्यों, मैंने अभी बताया था, मेंशन किया था कौन किस लिए जाएगा। फैक्ट्री लिखा है तो फ्यूल तो वैसे भी फैक्ट्री में ही जाता। इलेक्ट्रिक पावर मैंने यहाँ शब्द मेंशन किया था, पावर लिखा है तो ये किसी यंत्र को चलाने के लिए होगा। लाइट लिखा होता तो वो ऑफिस और फैक्ट्री दोनों में जा सकता है, लेकिन सिर्फ लाइट लिखा रहे तो आप फैक्ट्री ही सुपीरियर मानेंगे। अब पावर लिखा है तो फैक्ट्री में ही जाता है। रिपेयर का काम भी फैक्ट्री में होता है। हॉलेज, अगर कोई सामान खराब हो गया तो उसके पार्ट को हम बदल रहे हैं, हॉलेज। हॉलेज कितने में कहा गया है, 1,875 का। आगे और क्या दिया हुआ है, कारखाना बिजली व पानी, फैक्ट्री लाइटिंग एंड वाटर, फैक्ट्री लाइटिंग एंड वाटर, फैक्ट्री लाइटिंग एंड वाटर
फैक्ट्री लाइटिंग एंड वाटर 3,125, 3,125। फिर उसके बाद फैक्ट्री रेंट, कारखाने का किराया। अच्छा, अगर केवल रेंट लिखा होता तो तब भी आप फैक्ट्री में ही दिखाएंगे, और अगर ऑफिस रेंट लिखा है तो आप ऑफिस में दिखाएंगे। फैक्ट्री रेंट 7,500। फैक्ट्री रेंट के बाद आपको कारखाने का प्रीमियम दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री लिखा है तो फैक्ट्री में ही आएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,500, ठीक है, फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,500। फिर मशीन पर ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पर ह्रास होता क्या है? जनरली कुछ हमारे स्टूडेंट जो इंटर कॉमर्स नहीं पढ़े हैं वो जान ले कि जब किसी वस्तु को हम प्रयोग करते हैं या समय बीतता है तो उसके मूल्य में कमी आती है, यही कमी उसका क्या कहलाता है? ह्रास कहलाता है, घिसावट। जैसे इस मार्कर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जो इसके मूल्य में कमी आ रही है वो इसका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फैक्ट्री पे ही होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने रुपए दिया है? 3,750। और खर्चे दे रखे हैं, प्रशासनिक ऑफिस में जाएगा, विक्रय उपरिव्यय सेलिंग में जाएगा, फैक्ट्री सैलरी दिया हुआ है, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री सैलरी दिया हुआ है 10,625। और आप एक मेरी बात याद रखना बेटा, चूँकि यहाँ कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, जनरली आप क्या करना, लाइनिंग कर लेना, लाइनिंग करके वर्ड बाय वर्ड आपको मिलता हुआ चला जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ जोड़ लगाना, थोड़ी जगह छोड़ के लगाना। हो सकता है भाई दिमाग है, कोई एक आध चीज़ दिमाग से स्लिप हो जाए कि वो आपने लिखना या दिखा ना हो, फिर आप दोबारा चेक करेंगे तो पता लगा, फिर उसे आप कहाँ जगह दे के एडजस्ट करेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के तब जोड़ लगाना। अब इसका जोड़ लगा के यहाँ लगा दिया जाएगा और वही क्या निकल के आ जाएगा? वर्क कॉस्ट, कारखाना लागत। तो चलिए जोड़ लगाते हैं, पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। तो 12,500 ये केवल फैक्ट्री, और ये इतना मिलके फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा, सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे। 12,500, 3,750, 2,500, 1,875, फिर उसके बाद 3,125, 7,500, 2,500, 3,750, 10,625, 48,125, 48,125। अगर इसमें जोड़ देते हैं 1,62,500 में तो 2,10,625, 2,10,625 ये आ गया वर्क कॉस्ट, 2,10,625 वर्क कॉस्ट, ठीक। अब यहाँ तक आ जाने के बाद ऐड ऑफिस ऑन कास्ट, ऐड ऑफिस ऑन कास्ट, ऑफिस पर होने वाले खर्च। ध्यान देना बेटा, अगर ये सब आप अंदर लिखते तो अभी जब आप 1,000 से भाग करेंगे तो आपको सब में भाग करना पड़ता। अब इस तरीके से क्या है, आपको केवल एक बार भाग करना पड़ेगा, आपके कैलकुलेशन काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, ठीक है। तो ऐड ऑफिस ऑन कास्ट। अब हम फिर से एक तरफ से देखते चलेंगे क्वेश्चन। मटेरियल हो गया, मजदूरी हो गई, फैक्ट्री फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, रिपेयर्स टू मशीनरी हो गया, हॉलेज हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहाँ दिखाया जाएगा, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। मैंने बताया प्रशासनिक काम, ऑफिस जहाँ लिखा हो, कानूनी लिखा हो, जनरल लिखा हो, सैलरी लिखा हो, लेकिन सिर्फ सैलरी। यहाँ तो फैक्ट्री सैलरी लिखा था इसलिए फैक्ट्री में गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने रुपए दिया हुआ है? 12,250। अब और कोई है नहीं इसलिए एक बार में ही लिख दिया अंदर, तो 12,250 जोड़ दिया तो 2,22,875, 2,22,875 ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। कंफर्म, उत्पादन की लागत। अब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दे के चलिएगा। मटेरियल, मजदूरी जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री जोड़ दिया, वर्क कॉस्ट, ऑफिस जोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें जोड़ना क्या होगा? सेलिंग। यही हिस्सा भाई आगे बढ़ाना होगा। चलिए बढ़ाते हैं। एक तरफ से कॉस्ट शीट,
आगे बनेगी, वही कॉस्ट शीट का शेष हिस्सा है। चलिए हम कॉस्ट शीट नहीं लिख रहे हैं, तब आप जान जाइएगा कि भाई अगला हिस्सा आगे बढ़ाया गया है। पार्टिकुलर टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक, पार्टिकुलर टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए एक तरफ से, अब आगे हम पहले ला चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमें मिल चुका है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमें मिल चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमें मिल चुका है 2,22,875, ठीक, 2,22,875। अब ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, विक्रय एवं वितरण व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। विक्रय व्यय कितना दिया हुआ है? सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 10,000, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड 10,000, 10,000 इसमें जोड़ दिया, ये आ गया 2,32,875 टोटल कॉस्ट। अब अगर टोटल कॉस्ट मिल चुकी हैं, ऐड प्रॉफिट दिया होगा, नहीं दिया, विक्रय दिया होगा, नहीं दिया, तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त कर दिया जाएगा। कंफर्म, यहीं पे फिर क्वेश्चन समाप्त कर दिया जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि प्रश्न में अगर विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य से लागत घटा देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर प्रश्न में विक्रय मूल्य नहीं दिया होगा तो फिर प्रॉफिट दिया होगा, तो लागत में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर दोनों नहीं दिया है तो टोटल कॉस्ट पे ही प्रश्न को रोक दिया जाएगा। तो ये पूरे 1,000 वस्तुओं की लागत है 2,32,875। मुद्दा ये नहीं है कि 1,000 वस्तु की लागत निकाल लिया, मुद्दा ये है कि एक एक वस्तु की लागत निकालनी है। तो चलिए एक एक वस्तु की लागत निकालते हैं। तो सब में 1,000 से भाग करते हैं। तो 62,500 भागे 1,000, 62 रुपये 50 पैसे। सब में 1,000 से भाग करते हैं। 1,00,000 में 1,000 से भाग करेंगे तो 100, मतलब ये हो जाएगा 162 रुपये 50 पैसे। फिर यहाँ पे आ गए 48,125 भागे 1,000, 48.125, ठीक। अब देखिएगा इतने कैलकुलेशन कम हो गए आपके, इसमें भाग कर लो 2,10,625 में 1,000 से, यह आ जाएगा 210.625। अब 12,250 में 1,000 से भाग कर लिया, 12.25, 12 ये 2,22,875 है, में 1,000 से भाग कर लिया, 222.875, 222.875, ठीक है। अब यही 222.875 यहाँ भी था, 222.875, 10,000 में 1,000 से भाग कर लिया तो कितना आ जाएगा? 10, 10,000 में 1,000 से भाग कर लिया तो 10। अब 222.875 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 232.875। मतलब एक वस्तु बनाने में कितने रुपए का खर्च है? 232.875 रुपये का खर्च है एक वस्तु बनाने में। एकदम नॉर्मल तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, सिर्फ खर्चे जुड़ते चले गए हैं। अब आपके दिमाग में ये बात होगी कि ये जब सब जोड़ना ही है तो हम एक साथ सब जोड़ देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे आप नियमों में गलत होते। यहाँ आंसर ऐसे चेक किया जाता है एग्ज़ाम में, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, एक ये होगा और ये होंगे। कंफर्म, मतलब आपको स्टेप वाइज स्टेप आंसर मिलाना होगा, ठीक है। तो आप हर एक मद आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ जाएगा, ठीक। प्यारे बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इस पूरे बुक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन चूँकि वो नए नियमों पर लगना है। अभी आप जिस नियम के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पहले आप उस नियम के तो स्ट्रांग हो जाएं, फिर हम उस नियम पर भी चलेंगे। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हम सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 3 और 4 दोनों एक ही नियम का क्वेश्चन दिया है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप अगली क्लास में पाइएगा। तब तक हम इन नियमों को एकदम मजबूत बना देना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2 पार्ट्स में दे रखा है, और भी आसान काम हो जाएगा। चाहे जितने पार्ट में दें, हम डबल पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, चाहे इसको हम 2 बार सॉल्व करेंगे और चाहे एक बार में ही दोनों साइड में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, दिखने में अच्छा भी लगेगा। निम्नलिखित विवरण से जनवरी व फरवरी 2017 के माहों का 3 दशमलव स्थान तक तुलनात्मक लागत पत्र व कार्य खाता बनाइए। चलिए, कहा गया इन माहों का उत्पादन 72,270 जनवरी का है और 46,000 फरवरी का है। बेजेज अंडरग्राउंड मतलब ये कोई ऐसा मजदूरी है जो ज़मीन के अंदर काम करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे कोयला, तो जहाँ से कोयला खनन होता है तो एक मजदूरी ज़मीन के अंदर दी जाती है और एक ऊपर दी जाती है। दोनों ही मजदूरी प्राइम कॉस्ट में जुड़ती है, चाहे जहाँ दी जाए, क्लियर कट समझो। तो भूमिगत पारिश्रमिक बेजेज अंडरग्राउंड प्राइम कॉस्ट में जाएगा। कोयला खान का पारिश्रमिक बेजेस कोलरीज, कोयला खान का पारिश्रमिक ये भी मजदूरी है प्राइम कॉस्ट में। सतह का पारिश्रमिक ये भी प्राइम कॉस्ट में। फिर उसके बाद लकड़ी फैक्ट्री, टिम्बर जिसे कहते हैं, स्टोर्स फैक्ट्री में, रॉयल्टी फैक्ट्री में। कुछ कुछ जगह रॉयल्टी को भी प्राइम कॉस्ट में दिखाते हैं, कुछ जगह रॉयल्टी को भी किधर दिखाते हैं, प्राइम कॉस्ट में दिखाते हैं। ये इतना याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कि बिना, वहाँ ये माना जाता है, तो यहाँ भी रॉयल्टी है ना, रॉयल्टी, यहाँ ये माना जाएगा कि बिना रॉयल्टी दिए हमें उत्पादन का अधिकार ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ रॉयल्टी भी किधर दिखा देंगे, प्राइम कॉस्ट में दिखा देंगे। तो ध्यान देना बेटा, एक नियम आपके लिए इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा ना कुछ जगह रॉयल्टी भी कहाँ दिखाया जाता है, प्राइम कॉस्ट में। कैसे? क्योंकि आपकी कोई वस्तु है, रॉयल्टी कहते किसे हैं, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक न्यूमेरिकल लेसन मिलेगा, रॉयल्टी कहते किसे हैं, आपकी कोई वस्तु है तो उस वस्तु को प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ आपका। आपने अपनी वस्तु स्वयं प्रयोग नहीं की, कुछ समय प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी। अब वो दूसरा व्यक्ति आपकी वस्तु प्रयोग करेगा और उसको प्रयोग करने के बदले में आपको शुल्क देगा, वही रॉयल्टी कहलाती है। तो जनरली यहाँ ये है कि आप किसी की वस्तु ले रहे हैं, कोयले की खान है, आपने उसकी कोयले की खान ली, आप उससे कोयला निकालेंगे, तो कोयला निकालने के बदले में आप उसको रॉयल्टी देंगे। तो अगर आपने उसकी खान ली है, रॉयल्टी देना है, तो वो मूल लागत है, क्योंकि बिना रॉयल्टी दिए आपको कोयले की खान नहीं मिलेगी। इसलिए उसको भी किस में दिखा दिया जाता है, प्राइम कॉस्ट में दिखा दिया जाता है। रॉयल्टी के बाद घोड़े व अस्थबल में, जिससे खिंचाई उचाई होती होगी, तो वो फैक्ट्री में चले जाएंगे। मरम्मत व नवीनीकरण फैक्ट्री में, हरास फैक्ट्री में, किराया दर व कर फैक्ट्री में, वेतन व प्रबंध ऑफिस में। बैड डेप्ट एंड डिस्काउंट दिया है, ये सेलिंग का है। और सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा विविध में, जो छूटे उटे खर्चे रहते हैं उनको विविध में डाल दिया जाता है, एक साथ कई। तो ये भी आप किधर दिखा दीजिएगा, सेलिंग में दिखा दीजिएगा, ठीक है, ऑफिस में दिखा दीजिएगा। तो चलिए हम आप चलते हैं, सॉल्व करते हैं एक तरफ से। तमाम रूल आपको मिल जाएंगे भाई। अब चूंकि इसमें 2 पार्ट में सॉल्व करना है, जनवरी और फरवरी दोनों का सॉल्व करना है, तो चाहे तो आप एक बार जनवरी का सॉल्व करो, एक बार फरवरी का, और चाहे तो एक ही बार में जनवरी और फरवरी दोनों निपटा लीजिए। कैसे, हम सिखाते हैं। देखिएगा, आपके पास बेहतर ऑप्शन ये है, कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट जनवरी के लिए अलग, फरवरी के लिए अलग। चूँकि बीच में जो पार्टिकुलर है वो सबके लिए सेम है, तो यहाँ हमने फॉर जनवरी लिख दिया, जनवरी के लिए, और इधर हम लिख दे रहे हैं फॉर फरवरी के लिए। ठीक, बन गया दोनों के लिए। अब ये एक कॉलम हो गया टोटल कॉस्ट, ये एक कॉलम हो गया कॉस्ट पर यूनिट। इधर फरवरी के लिए ये एक कॉलम हो गया टोटल कॉस्ट का, और एक कॉलम हो गया कॉस्ट पर यूनिट का।
मतलब एक ही साथ हम कितनी चीज़ें बना चुके होंगे, दोनों के लिए। यहाँ पार्टिकुलर, चूँकि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों का पार्टिकुलर सेम है, तो एक ही बार में हमारे दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। कंफर्म। अब देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित विवरणों से जनवरी व फरवरी 2017 के माहों का 3 दशमलव स्थान तक तुलनात्मक लागत पत्र व कार्य खाता बनाइए। इन माहों का उत्पादन क्रमशः 72,270 जनवरी का है, 72,270 और फरवरी का कितना दिया हुआ है, 46,000 है। आउटपुट फरवरी का 46,000 है। ठीक है, चलिए दोनों मिल गए। यहाँ जनवरी के लिए 72,270 और फरवरी के लिए 46,000 उत्पादन दिया है। ठीक है, अब हम एक तरफ से चलते हैं दोस्तों। यहाँ क्लियर कट ये देखिएगा, एक तरफ से जितनी सूचना दी गई हैं हम निकालते हुए चलेंगे। अब चूंकि ये कोयले की खान है भाई, कोयले की खान ली गई है, तो कोयले की खान में मटेरियल का कोई काम नहीं है, तो कोयला ज़मीन के अंदर है और उस कोयले को निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देनी पड़ेगी, मजदूरी। तो जब मजदूरी देनी पड़ेगी तो यहाँ सीधे शुरुआत किससे होती है, मजदूरी से होती है। तो मजदूरी कितना देनी है, वेजेज अंडरग्राउंड। ध्यान देना, यहाँ मटेरियल का कोई काम नहीं है। मटेरियल तो किसी वस्तु को बनाने में लगता है, यहाँ तो कोई वस्तु केवल ज़मीन के अंदर से निकालनी है। वेजेज अंडरग्राउंड, तो ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए पहले इधर जनवरी के लिए 46,800, फरवरी के लिए 31,800, दोनों का हमने लिख दिया, जनवरी फरवरी। चाहते तो आप दोनों इधर ही लिख सकते थे, जनवरी फरवरी। फिर वेजेज कोलरीज, कोयले खान का पारिश्रमिक, कोयला खान का वेजेज कोलरीज, कोयले खान का पारिश्रमिक कितना दिया है, 1,17,000 और इधर कितना दे रखा है, 75,000। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेजेज सरफेस, ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए। हमें कोई मतलब नहीं है, मजदूरी दी गई है ना, चाहे जहाँ दी जाए, तो मजदूरी प्राइम कॉस्ट में आएगा अगर वो प्रोडक्टिव है तो, उत्पादन कार्यों के लिए 27,000 और 16,800, 27,000 16,800। और उसके बाद लकड़ी फैक्ट्री में जाएगा, स्टोर्स फैक्ट्री में जाएगा, रॉयल्टी यहाँ आता है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर रॉयल्टी ना दिया जाए तो आपको कोई वस्तु अपनी क्यों देगा। तो जब आप किसी दूसरे की वस्तु लेते हैं प्रयोग करने के लिए, तो वो दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ शुल्क लेता है, वही रॉयल्टी कहलाता है। तो रॉयल्टी भी आप किधर जोड़ते हैं, प्राइम कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो रॉयल्टी भी आप प्राइम कॉस्ट में जोड़ते हैं। रॉयल्टी कितने रुपए दी गई है, प्रश्न में दिया हुआ है रॉयल्टी 22,500 14,700, 22,500 14,700। रॉयल्टी जोड़ देंगे तब जो निकल के आएगा उसे क्या कहा जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो चलिए जोड़ लगा लेते हैं भाई। इधर 46,800, 1,17,000, पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है तो मस्ट बी यूज़ कैलकुलेटर इन एग्ज़ाम। 22,500, 2,13,300, 2,13,300 ये आया जनवरी का। फरवरी का जाते हैं 31,800, 75,000, 16,800, 14,700, 1,38,300। ठीक है, 1,38,300 ये आ गया फरवरी का। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? मैंने फिर से आपसे बता रखा है, चूँकि ये कोयले की खान है तो कोयले की खान में मटेरियल का कोई काम नहीं है, केवल और केवल हमें क्या चाहिए, मजदूरी। सारी मजदूरी हमने जोड़ दिया और रॉयल्टी भी जुड़ गई। रॉयल्टी प्रत्यक्ष खर्च माना जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, कंफर्म। इसलिए रॉयल्टी भी जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हेडिंग पड़ जानी है ऐड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री पर होने वाले खर्च। फैक्ट्री के जितने खर्च हैं एक तरफ से हम जोड़ते चलेंगे। अब देखते चलिएगा क्या क्या हो चुका है, क्या बाकी है। वेजेज अंडरग्राउंड हो चुका, वेजेज कोलरीज हो चुका, वेजेज सरफेस हो चुका, टिम्बर लकड़ी, टिम्बर कितने रुपए का दे रखा है, 11,700 का दे रखा है जनवरी में।
11,700 का, और 7,500 का है फरवरी में। फिर उसके बाद टिम्बर के बाद स्टोर्स दे रखा है जनवरी में 5,400 का, और फरवरी में दे रखा है 3,330 दिया हुआ, 3,330 दिया हुआ है। भाई हमें मिसप्रिंट भी जान पड़ता है थोड़ा थोड़ा। 3,330 दिया हुआ है। बेटे मिनट हम चेक कर लेते हैं जी, वो मिसप्रिंट है, 3,330 नहीं है, 3,300 है। चलिए चेक कर लेंगे अभी, ठीक है। यहाँ मैंने कहा मुझे मिसप्रिंट जान पड़ रहा है, इसलिए मैं निशान बना दे रहा हूँ। 3,300 स्टोर के बाद आगे क्या दिया हुआ है, रॉयल्टी हो ही चुका है। ध्यान देना, बेजेज अंडरग्राउंड हो चुका, बेजेज कोलरीज हो चुका, बेजेज सरफेस हो चुका, टिम्बर हमने लिख लिया, स्टोर लिख लिया, रॉयल्टी हो चुका। हॉर्स एंड स्टेबल एक्सपेंसेस, घोड़ा और अस्तपल व्यय, हॉर्स एंड स्टेबल एक्सपेंसेस, ठीक। तो हॉर्स एंड स्टेबल एक्सपेंसेस 7,200 और 4,500, 7,200 और 4,500। चलिए, हॉर्स एंड स्टेबल एक्सपेंसेस के बाद रिपेयर एंड रिन्यूअल, तो रिपेयर का काम भी तो फैक्ट्री में ही होता है। रिपेयर एंड रिन्यूअल कितने रुपए का दे रखा है, 7,560 का दे रखा है जनवरी में, और 5,100, 7,560 और 5,100 फरवरी में। रिपेयर एंड रिन्यूअल के बाद डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री में चार्ज होता है, ठीक। जो मशीनें यंत्र वगैरह लगाए जाते हैं उन पे घिसावट होती है। डेप्रिसिएशन 13,140 और 8,400। आगे बढ़ जाते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद रेंट, रेट एंड टैक्सेस। ध्यान देना, रेंट, रेट एंड टैक्सेस ऑफिस और फैक्ट्री दोनों में हो सकता है, लेकिन जब स्पेशली ऑफिस लिखा हो तो ऑफिस में दिखाएंगे, नहीं तो हम वरीयता किसको देंगे, फैक्ट्री को। और कहाँ दिखाएंगे, फैक्ट्री में। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस। तो रेंट, रेट एंड टैक्सेस कितना दे रखा है, 7,740 और 5,100, 7,740 और 5,100। जनवरी का अलग बना रहे हैं, फरवरी का अलग बना रहे हैं, ध्यान दिए रहिएगा। फिर उसके बाद वेतन व प्रबंध ऑफिस का है, डूबत ऋण सेलिंग का है, विविध व्यय भी ऑफिस में दिखाया जाएगा, सारे सन्ड्रीज एक्सपेंसेस। वैसे विविध व्यय के बारे में बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, वो आप फैक्ट्री में भी दिखा सकते हैं। हर एक राइटर का अलग अलग मत होता है, ठीक है, क्योंकि विविध काम तो कहीं भी किए जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम इतना कर चुके हैं, एक तरफ से हम देख लेते हैं। हमने बेजेज अंडरग्राउंड, बेजेज कोलरीज, बेजेज सरफेस और रॉयल्टी, 4 चीज़ें प्राइम कॉस्ट में दिखा दिया। फिर उसके बाद टिम्बर, स्टोर, हॉर्स एंड स्टेबल एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल, डेप्रिसिएशन, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये सब चीज़ें दिखा दी गई फैक्ट्री में। तो चलिए जोड़ लगा लेते हैं। 11,700, 5,400, 7,200, 7,560, 1,31,040, 13,140, 7,740, 52,740, 2,13,300 में जुड़ जाएगा, तो 2,66,040। ये यहाँ तक आ चुका है वर्क कॉस्ट, ठीक है, यहाँ तक आ चुका है वर्क कॉस्ट। 2,66,040, 2,66,040 वर्क कॉस्ट। कहीं तक कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत बोल दीजिएगा। इधर वाला जोड़ देंगे तो इधर भी आ जाएगा वर्क कॉस्ट। चलिए जोड़ लेते हैं। और याद रखना यहाँ मैंने 30 रुपये कम लिखा है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि हाँ यहाँ मिसप्रिंट है। 7,500, 3,300, 4,500, 5,100, 8,400, 5,100, 33,900, तो 1,38,300 जुड़ जाएगा, तो 1,72,200। जी मैं सही था, ठीक।
यहाँ 3,300 ही होगा, 3,330 नहीं होगा। चलिए वर्क कॉस्ट तो अपनी बुक में आप सही कर लीजिएगा, 3,330 लिखा है उसे 3,300 बना लीजिएगा। वर्क कॉस्ट आ जाने के बाद ऐड ऑफिस ऑन कास्ट। ध्यान देना कोई सामान हमें बनाना है, तब हमने यहाँ से शुरुआत करनी थी मटेरियल से। ये तो कोयला निकालना है तो हमने कहाँ शुरुआत की, मजदूरी से। बाकी चीज़ें वैसे ही होंगी, जहाँ लिखा पढ़ी का काम होगा वो ऑफिस में जाएगा। तो ऑफिस के लिए यहाँ कितनी चीज़ें बची हैं, 2, सैलरी एंड मैनेजमेंट, सैलरी एंड मैनेजमेंट, सैलरीज एंड मैनेजमेंट, सैलरीज एंड मैनेजमेंट, वेतन और प्रबंध। सैलरीज एंड मैनेजमेंट कितने रुपए का दे रखा है, 16,200 और 10,800, 16,200, 10,800। और उसके बाद सन्ड्री, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस होता क्या है, जो जनरली छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनको अलग से ना दिखाकर सबको एक साथ, जैसे माचिस मंगा लिया, पेन मंगा लिया, वो पेपर मंगा लिया, पिन मंगा लिया, उन सबको किस में दिखाते हैं, सन्ड्री। तो सन्ड्री कितने रुपए का है, 3,240 का इधर और 1,800 का इधर। जोड़ देंगे, इतना जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा उसे ही कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए अब हम जोड़ लगाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। एक तरफ से सबका जोड़ लगा लेते हैं भाई, 1,72,200, 10,800, 1,800, 1,84,800, 1,84,800। इधर भी जोड़ लगा लेंगे, 2,86,000। भैया सब जोड़ ही करना है आपको, लेकिन बीप एकदम होशियारी से, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 2,85,480, 2,85,480, ठीक है, ये आ चुका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए हम चाहें तो यहीं पे लगा लेते हैं भाई, थोड़ा स्पेस है ही, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय के खर्च, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो विक्रय में क्या दिया हुआ है, बैड डेप्ट दिया हुआ है, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट्स। तो विक्रय में बैड डेप्ट दे रखा है 3,600, इधर दिया हुआ है जनवरी का, और फरवरी का दिया हुआ है 2,100। जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट आ जानी है, जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट आ जानी है। और बेचा नहीं है तो यहीं पे क्वेश्चन रोक दिया जाएगा, कंफर्म। तो 2,85,480 में 3,600 जुड़ गया, 2,89,080, 2,89,080। इधर 1,84,800 में 2,100 जोड़ दिया तो 1,86,900, 1,86,900 जोड़ दिया, टोटल कॉस्ट कंफर्म। जब ये दोनों चीज़ें निकल के आ गई, ये रहा जनवरी का और ये रहा फरवरी का। अब एक छोटा वर्क आपके लिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें आपके लिए नए नए रूल्स बताने हैं, नए नए क्वेश्चन बताने हैं। तो इतना हमने सॉल्व कर दिया, आपको पर यूनिट निकालना होगा। तो पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, सब में 72,270 से भाग करना है, और इधर सब में किससे भाग करना है, 46,000 से भाग करना है, ठीक है। तो जब आप इतना कर दीजिएगा तो आपको कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जानी है। हम लास्ट में बिल्कुल निकाल देते हैं, 2,89,080 भागे 72,270, मतलब ये आ जाएगा 4 रुपये। एक वस्तु बनाने में कितने रुपए खर्च है, 4 रुपये। और इधर 1,86,900 रुपये का खर्च है 46,000 सामान बनाने के लिए, तो मतलब 4 रुपये 6 पैसे, 4.06। यहाँ आ रहा है 4 रुपये 6 पैसे खर्च, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एकदम आसानी से आप इसको लगा लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, खूबसूरत प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। चल
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बेहतर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित विवरणों से प्रति कैबिनेट लागत व प्रति कैबिनेट लाभ दिखाते हुए एक लागत पत्र बनाइए। तो मैंने पहले ही बताया है, जहाँ कुल लागत का जिक्र किया जाए वहाँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, और जहाँ प्रति कैबिनेट लागत की बात की जाए वहाँ कॉस्ट शीट बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाता हूँ, आपको मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी। आप एक पेपर में पहले पूरा क्वेश्चन उतार लीजिएगा। क्योंकि मोबाइल पे ही क्लास चल रही होगी, मोबाइल से तो आप मैच कर नहीं पाइएगा। तो आप एक पेपर में पहले पूरा क्वेश्चन उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, तब आप वीडियो आगे देखिएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अन्यथा आप गलत जज कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो निम्नलिखित विवरणों से प्रति कैबिनेट लागत व प्रति कैबिनेट लाभ दिखाते हुए एक लागत पत्र बनाइए। कैबिनेट ए का अलग बनाना है और कैबिनेट बी का अलग बनाना है। आसान क्वेश्चन होने वाला है। सामग्री रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए, श्रम प्राइम कॉस्ट के लिए, दोनों जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट आ जाने के बाद कारखाना उपरिव्यय श्रम पर 100%, कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत का 25% जोड़ देंगे। जब कारखाना उपरिव्यय जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी, कार्यालय उपरिव्यय जोड़ देंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कैबिनेट ए का उत्पादन 520 कैबिनेट और कैबिनेट बी का उत्पादन 780 कैबिनेट है, इसी से सब में भाग होगा। कैबिनेट ए का विक्रय मूल्य दिया है 150 और कैबिनेट बी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 110। है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं नहीं जान पाता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए, जो कुछ इन्होंने कहा है वो हमें कर देना है, बस हमें जवाब मिल जाएगा। कैबिनेट ए का हम अलग निकालेंगे, कैबिनेट बी का हम अलग निकालेंगे। तो चलिए कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, कॉस्ट शीट क्वेश्चन नंबर 6। चूँकि 2 कैबिनेट कहा है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग बनाना है। एक बार कैबिनेट ए और एक बार कैबिनेट बी, दोनों कैबिनेट का हम अलग अलग बनाएंगे। कैबिनेट ए, कैबिनेट बी, कैबिनेट ए, कैबिनेट बी। इधर हो गया टोटल कॉस्ट कास्ट पर यूनिट, इधर भी हो गया टोटल कॉस्ट कास्ट पर यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ पार्टिकुलर। ठीक है, आइए अब एक तरफ से बनाता है। कॉस्ट शीट बनाना है, कैबिनेट ए का अलग, कैबिनेट बी का अलग। पहले देख लीजिए उत्पादन कितना दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैबिनेट ए का उत्पादन है 520, कैबिनेट ए का उत्पादन है 520 और कैबिनेट बी का उत्पादन है 780। ठीक है, कैबिनेट ए का उत्पादन 520, कैबिनेट बी का उत्पादन 780। तो जब प्रति कैबिनेट निकालेंगे तो इसमें 520 से भाग करेंगे, जब प्रति कैबिनेट निकालेंगे तो इसमें 780 से भाग करेंगे। बस यही इतना काम है, उत्पादन का और कोई रोल नहीं है। तो याद रखिएगा, एक उत्पादक है, 2 प्रकार के कैबिनेट बना रहा है और दोनों कैबिनेट की हमें अलग अलग लागत निकालनी है। कैबिनेट ए की अलग, कैबिनेट बी की अलग। अब चलिए सबसे पहले निकालते हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। कैबिनेट ए का अलग दिया हुआ है, कैबिनेट बी का अलग दिया हुआ है। कैबिनेट ए का दिया हुआ है 12,400 और कैबिनेट बी का दिया हुआ है 13,232। हो गया। रॉ मटेरियल के बाद वेजेज या लेबर, कुछ भी लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ होती है। लेबर लिखा है क्वेश्चन में तो हम भी लेबर लिख देते हैं। लेबर कितने रुपए लिखा है? 22,540, 22,540 और 25,358, 25,358। आपने शायद पढ़ा है मटेरियल में मजदूरी जोड़ देंगे तुरंत क्या निकल के आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट।
मूल लागत जोड़ लगा लेते हैं। तो 22,540 में 12,400 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 34,940। एक आंसर ये होगा 34,940। मैंने कहा है स्टेप वाइज स्टेप आंसर आता है। 13,232 में 25,358 जोड़ देंगे तो 38,590। 38,590 प्राइम कॉस्ट आ गया। ऐड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री पर होने वाले खर्च, फैक्ट्री के जितने खर्च होंगे वो सब यहाँ दिखाएंगे, लेकिन यहाँ इकट्ठा दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड वो भी कितना, एट द रेट ऑफ 100% ऑफ लेबर, 100% ऑफ लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड कितना, लेबर का 100%। तो लेबर यहाँ कितना चार्ज हुआ 22,540, इसका 100% कितना होगा 22,540। अभी यहाँ पे कहे होता 60%, तो 22,540 का गुणे 60/100 करते। 100% का है तो 22,540 गुणे 100/100, मतलब वही 22,540 आना है। 25,358 का 100% 25,358। ठीक है, जितना कहा है उतना कर दिया। मटेरियल मजदूरी जोड़ दिया प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री में कहा है लेबर का 100%, तो लेबर का 100% निकाल दिया। जोड़ देंगे ये आ गया वर्क कॉस्ट, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। तो 38,590 इधर लिख रखा, 25,358 ये जोड़ दिया 63,948, 63,948। इधर आते हैं 34,940, 34,940 में 22,540 जोड़ दिया, आ जाएगा 57,480, 57,480 वर्क कॉस्ट आ चुकी है। ऐड ऑफिस ऑन कॉस्ट, अब ऑफिस पे होने वाले खर्च, ऑफिस पे जितने खर्च होंगे वो यहाँ दिखा देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड। अब यही बी केयरफुल, क्यों कह रहा हूँ सावधान, कैसे, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कहा है कारखाना लागत का 25%। तो अगर कारखाना लागत का कहा है तो इस पे निकलेगा, और अगर कारखाना उपरिव्यय कहा होगा तो इस पे निकलेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा सावधान रहना होगा कि कारखाना लागत कहा है तो कारखाना उपरिव्यय कहा है, तो यहाँ लागत कहा है तो इस पर यहाँ हम लिख लेंगे एट द रेट ऑफ 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो कारखाना लागत का 25%, तो 57,480 का 25%, 14,370, 63,948 का 25%, 15,987 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए जोड़ लगा लेते हैं, 15,987 और 63,948, यह आ जाएगा 79,935, 79,935। इधर आ जाते हैं 57,480 प्लस 14,370, 71,850। अब अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आ चुका तो आगे यहीं पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब सेलिंग के खर्चे नहीं दिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और दोनों कैबिनेट का अलग अलग दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दोनों कैबिनेट का अलग अलग दिया हुआ है। कैसे कह रहे हैं, कैबिनेट ए का विक्रय मूल्य 150 रुपये प्रति कैबिनेट है, तो कैबिनेट ए कितने बिके हैं, 520 कैबिनेट बने हैं और बिके भी हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दोनों कैबिनेट पर कोई भी प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक नहीं था, मतलब कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, तो मतलब जितने बने हैं पूरे बिके हैं। तो 520 कैबिनेट बिका है और कितने रुपए में, 150 रुपये प्रति कैबिनेट कह रहे हैं। तो 520 कैबिनेट बिका है, 150 रुपये प्रति कैबिनेट बिका, 78,000 इसका विक्रय मूल्य है। कैबिनेट बी के लिए आ जाते हैं। तो कैबिनेट बी के लिए इन्होंने कहा है कि 110 रुपये में एक कैबिनेट बिका है, और कितने कैबिनेट बने हैं, 780 कैबिनेट 110 रुपये में बिका है। 780 कैबिनेट 110 रुपये के हिसाब से बिका है, 780 कैबिनेट 110 रुपये के हिसाब से बिका है, मतलब टोटल कितने में बिक गया है, 85,800 में।
तो मैंने बताया था आपसे कि अगर लागत मूल्य मिल जाए, अब आगे कुछ नहीं है, टोटल कास्ट नहीं निकलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही सामान बेच दिया जाएगा। तो 78,000 में से इसको घटा देंगे, 85,800 में से इसको घटा देंगे। ठीक, जब लागत दिया हो, विक्रय मूल्य मिल गया हो, तो विक्रय मूल्य से लागत घटा देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो इसका फ़ायदा आएगा 5,865। 78,000 में से 71,850 घटा देंगे तो इसका फ़ायदा आ जाएगा 6,150। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। अब वही छोटा सा काम ये करना है कि इसमें आपको कितने से भाग करना है, 520 से। चलिए कुछ हम भाग कर देते हैं। 6,150 में 520 से भाग कर दिया, मतलब एक सामान पे 11 रुपये 83 पैसे का लाभ। ठीक है, 11 रुपये 83 पैसे का लाभ। इधर आ जाते हैं, 71,850 भागे 520, मतलब एक सामान कितने रुपए में बना था, 138 रुपये 17 पैसे में। ठीक, और बिका कितने रुपए में है, 150। इधर आ गए, इसमें सब में किस में से भाग होगा, 780 से। ठीक है, सीधी बात है बेटा, पर यूनिट ये तो लागत निकल गई। कैसे, मटेरियल लेबर जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री जोड़ दिया, वर्क कॉस्ट, ऑफिस जोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा देना है, प्रॉफिट आ जाना है। लेकिन प्रति इकाई निकालना है, तो इसमें प्रति इकाई कैसे निकलेगी, आप भाग कर दीजिए 520 से। आप इधर प्रति इकाई कैसे आएगी, भाग कर दीजिए 780 से, आसानी से आ जाना है। तो 79,935 में 780 से भाग कर दिया, 102.48, 102.48 में एक सामान बना। 5,865 भागे 780, तो यह आ जाएगा 7 रुपये 52 पैसे लाभ। ठीक, तो यह आ जाएगा टोटल कितने रुपए, 110 रुपये में विक्रय मूल्य। क्लियर, आपको ये तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पूरे में भाग कर देना, मैंने लास्ट में केवल भाग कर दिया। ध्यान देना बेटा, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब आगे आपके लिए एक नियम, संयुक्त उपरिव्ययों का बंटवारा। लिखिएगा, संयुक्त उपरिव्ययों का बंटवारा। जब मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप समझ लीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा, और बेहद इम्पोर्टेंट नियम है और आगे ये आपको मिलेगा। जैसे कुछ उत्पादक ऐसे होते हैं कि दो वस्तुएं एक साथ बनाते हैं, जैसे एक ही फैक्ट्री में वो दो तरीके का उत्पादन करने लगे। मान लीजिए पंखा बनाने वाले हुए, तो टेबल फैन, सीलिंग फैन तो एक साथ ही बना लेते होंगे, एक ही फैक्ट्री में बना लेते होंगे, मोटर वगैरह उसकी एक जैसा ही लगाते होंगे, मतलब कुछ ना कुछ खर्चे एक साथ वो करते हैं। तो जब कभी ऐसा हो तो क्या होगा, मटेरियल अलग दिया गया होगा, मजदूरी अलग दी गई होगी, वहाँ तक तो कुछ नहीं सोचना। लेकिन फैक्ट्री के खर्चे इकट्ठा दिए होंगे तब क्या करेंगे। तो बहुत ही आसान बात, अगर कभी ऐसा आए कि दो उत्पादन हुआ है, मतलब दो तरीके का उत्पादन हुआ है, आप ऐसा कह लीजिएगा। मतलब जैसे आप कह लीजिए टेबल फैन, सीलिंग फैन, एक ही फैक्ट्री में दोनों बने होंगे। तो जब एक ही फैक्ट्री में दोनों बने होंगे तो कुल खर्चों को उसी अनुसार एडजस्ट कर दिया जाएगा। कैसे, तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं संयुक्त उपरिव्ययों का विभाजन। वहाँ पे मटेरियल तो अलग अलग दिया होगा, मजदूरी अलग अलग दी गई होगी, लेकिन फैक्ट्री के खर्चे दोनों ने एक साथ दिए होंगे। तो फैक्ट्री के खर्चों को कैसे बांटेंगे, तो फैक्ट्री सदैव मजदूरी के अनुपात में बांट दिया जाता है। और ऑफिस को किसके अनुपात में बांटेंगे, ऑफिस पे होने वाले खर्चों को सदैव वर्क कॉस्ट के अनुपात में बांट दिया जाता है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे होने वाले खर्चों को वर्क कॉस्ट के अनुपात में बांट दिया जाता है। और अगर प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना हो तो फिर उस स्पष्ट सूचना के अनुपात में बांटते हैं। तो मैंने आपको नियम क्या बताया, संयुक्त उपरिव्ययों का बंटवारा। संयुक्त उपरिव्ययों का बंटवारा कैसे होगा, मतलब दो मद के खर्चे एक साथ दिए हुए हैं। तो जब दो मद के खर्चे एक साथ दिए हुए हैं तो उनको हम बांटेंगे कैसे। तो उनको बांटने का सीधा जनरल तरीका यह है कि प्रश्न में जो सूचना हो उसके आधार पर बांटेंगे। और अगर प्रश्न में सूचना ना हो तो फिर उन खर्चों को सदैव फैक्ट्री के खर्चों को मजदूरी के अनुपात में, ऑफिस और सेलिंग के खर्चों को वर्क कॉस्ट के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये संयुक्त उपरिव्ययों का बंटवारा होता है कि फैक्ट्री के खर्चों को मजदूरी के अनुपात में,
ऑफिस और सेलिंग के खर्चों को वर्क कॉस्ट के अनुपात में बांट दिया जाता है, और अगर प्रश्न में कोई सूचना हो तो फिर उस सूचना के अनुपात में ही बांटते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आप हमसे पेड क्लास लेना सुनिश्चित करिए ताकि आपको रेगुलर क्लास मिल सके और मैं भी आपको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। ये आप समझ सकते हैं कि हम हर एक चीज़ पब्लिक नहीं कर सकते यूट्यूब पर, तो जाहिर सी बात है आप थोड़े से बहुत मिनिमम शुल्क, आपकी ऑफलाइन क्लासरूम पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई चाहते हो ना, तो बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करिए, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, डाउट सेशन रखा जाएगा और स्पेशली एग्ज़ाम पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो हुई ना सोने पे सुहागा वाली बात, हर एक टॉपिक एक तरफ से 1 बाय 1 आपको मिलेगा विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आप कहीं मत जाइए, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़िए, हमसे पेड क्लास लीजिए, और नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।